हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसे फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5.2 हमारी चल रही है, इसके आगे आज हम प्रोसीड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 1 रहा होगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 हमने लास्ट टाइम देखा था। क्वेश्चन नंबर 5 2 पार्ट्स इसके गिवन थे, क्वेश्चन नंबर 6 देन क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स आज हमें देखना है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, आपको अभी तक समझ में आ ही चुका होगा। और बार बार मैं एक बात कह रहा हूँ कि जो पहला लेक्चर मैंने पढ़ाया हुआ इस चैप्टर का वही है, पूरा रूट कॉज वही है, ठीक है ना। चलो देखो इधर, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। ऐसा बोला गया कि 31st टर्म बताओ किसी एपी का जिसके 11वें नंबर का टर्म दिया हुआ है और 16वें नंबर का टर्म। बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए पिक्चर, ऐसे होनी चाहिए कि अभी मैं पूछूं क्या है क्वेश्चन तो आपको बता देना चाहिए कि 11वें नंबर का टर्म दिया है, 17वें नंबर का टर्म दिया, 31वें नंबर का टर्म पूछ रहे हैं। आई थिंक ऐसा ही है, 11वें की जगह 16 है, 17वें की जगह, ठीक है। अब समझते हैं क्या बोला था, ठीक है ना। देखो जो जो गिवन है ना अपने को डेटा, उससे कुछ एनालिसिस करेंगे हम उसका, ठीक है ना। हाँ, जैसे जो अपने को गिवन है वो ये है कि 16th, पहले चलो वो लिख देता हूं कि 11th जो टर्म है अपना वो अपने को पता है, इट इज व्हाट 38, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज अपने को पता है कि 16th नंबर का जो टर्म है इट इज व्हाट, यस 73, ये भी पता है। जो अपने को निकालना है वो ये कि 31st नंबर का जो टर्म होगा, ओहो मैंने क्या लिखा, अच्छा ठीक लिखा, जो 31st नंबर का जो टर्म होगा वो कितना होगा ये हमसे पूछा गया, ठीक है। 11th नंबर का टर्म दिया गया 38, 16 नंबर का टर्म दिया गया 73, 31st नंबर का टर्म दिया गया। अब ये है क्या, किसका टर्म दिया गया, एपी का टर्म दिया गया। अब अपने दिमाग में कुछ बातें बननी चाहिए। अच्छा एपी का टर्म, एपी में 11th नंबर के टर्म को कैसे बोलोगे एपी की फॉर्म में, हमने सीखा है 11th नंबर के टर्म। इसी चीज को बोलने का एक दूसरा तरीका ये है कि 11th नंबर का टर्म, 11th नंबर का टर्म यानी ए ऑफ 11, 16th नंबर का टर्म यानी a ऑफ 16, 31st नंबर का टर्म यानी a ऑफ 31। इसको कैसे लिखते हैं, याद आ रहा कुछ? a11 को अगर मैं a प्लस 10d लिख दूं तो बोलो समझ आएगा, जहां पर a आपका फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी और d कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी है। ऐसे ही अगर मैं a ऑफ 16 को a प्लस 15d लिख दूं क्या अपने को समझ आएगा, और क्या मैं इसको a प्लस 30d लिख दूं तो कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो सुन लो फिर साइड में इसका बैकग्राउंड क्या था। a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूले से हम बहुत ज्यादा फैमिलियर हो चुके हैं अब तक। आप जानते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि n 11 रखना है तो आपको n यहां पर भी 11 रखना पड़ेगा, और 11 माइनस 1 कितना होता है 10, तो a प्लस 10d बन जाएगा ना। हाँ, अगर मान लिया आपको n के प्लेस पे 16 रखना है तो वहां 16 माइनस 1 कितना हो जाएगा 15। सिमिलरली अगर आपको n के प्लेस पे 31 रखना है यानी 31 नंबर का टर्म चाहिए तो n के प्लेस पे 31 यानी कि टोटल क्या हो जाएगा 30, 31 माइनस 1, दैट्स इट। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि जहां से मैंने ये चीजें लिखी। अभी क्लैरिटी होगी, ठीक है, बहुत क्लियर है, ठीक है। अपने को एकदम आना चाहिए 100 नंबर का टर्म क्या होगा, 100th नंबर का टर्म a प्लस 99 इंटू डी। क्यों? क्योंकि n के प्लेस पे 100 रखते ही 100 माइनस 1 99 होगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं अगर n के प्लेस पे मैं 100 रखूंगा तो मुझे यहां भी n के प्लेस पे 100 रखना पड़ेगा। 100 माइनस 1 इज व्हाट 99 इंटू डी, ऐसा हो जाएगा। बस इतनी छोटी सी बात अपने को पता होनी चाहिए। यानी कि अब से जब भी कोई हमें बोले कि 11th टर्म इज 38, हमारे माइंड में तुरंत चलना चाहिए a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। क्यों? क्योंकि 11th नंबर का जो टर्म है स्टूडेंट्स, 11th नंबर का जो टर्म है वो कुछ और नहीं a प्लस 10d है, और अगर ये चीज 38 के इक्वल है 11th नंबर का तो हम ये कह सकते हैं ना a प्लस 10d इज इक्वल टू 38। यही कह रहा हूं, एकदम ये आना चाहिए। लैंग्वेज जैसी ही आई हमारे माइंड में प्रोसेस होकर वो तुरंत इस फॉर्म में दिख जानी चाहिए। क्लियर है? ठीक, अच्छी बात है, ये हो गया। चलो इतना भी हम समझ गए। हम एनालिसिस करते चल, हमें पता है कि a11 जो 11th नंबर का टर्म है वो गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 38, 16 नंबर का टर्म गिवन है ना। तो हाँ, तो इसी चीज को मैं और ज्यादा अच्छे फॉर्म में अगर मैं लिखना चाहूँ a11 के प्लेस पे, क्योंकि हमें गिवन है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 11th टर्म का मतलब क्या हुआ a11, 16th टर्म का मतलब क्या हुआ a16, 31st का मतलब क्या हुआ a31।
इस 11 हमने को गिवन है 38, इसीलिए मैं 38 इज इक्वल टू a प्लस 10d बोल सकता हूँ। सिमिलरली मैं यहाँ पर जो 16th टर्म है वो गिवन है, 16th टर्म है 73, देखो तो 16th टर्म के प्लेस पे 73 इज इक्वल टू a प्लस, ठीक है ना, 16th टर्म इज 73, हम तो 16th नंबर का जो टर्म है वो 73 है, ठीक है ना। हाँ चलो ठीक है, ये दो इक्वेशंस अपने पास जो बनी हुई है स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 1 चाहो तो कह लो और इक्वेशन नंबर 2 अगर आप चाहो तो कह लो। अब आपको पता है कि अगर आपको निकालना है कि 31 नंबर का टर्म क्या होगा, क्योंकि अपने लिए ना A31 अननोन है, हम नहीं जानते इसे, लेकिन अगर अपने को A पता चल गया, D पता चल गया, वैल्यू प्लेस करने से आंसर आएगा कि नहीं आएगा, बस इतना सा काम है, वही हमें करना है। तो ये जो दो गिवन इक्वेशंस हैं इनकी हेल्प से हम A और D की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि टू इक्वेशंस टू वेरिएबल बने हुए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, अपने अपने मेथड हो सकते हैं सॉल्व करने के। मुझे जो ठीक मेथड लग रहा है वो ये लग रहा है कि 1 में से 2 को माइनस कर दो, एलिमिनेशन मेथड। जब माइनस करेंगे तो आप जानते हैं कि 10 में से 15 जाएगा तो माइनस का 5d बचेगा, 10 में से 15 जाएगा तो a में से a जाएगा, 0 हो जाएगा। यहां पर जब ये माइनस होगा 73 प्लस माइनस का हो गया, अब ये माइनस, यानी 38 में से 73 माइनस करो, कितना होता होगा 5 and 3 विद नेगेटिव साइन। करके देख लो आराम से, आप जब सॉल्व करोगे नेगेटिव नेगेटिव गेट्स कैंसिल ऑफ, d इज इक्वल टू 5 कितना होता है 7 जार 35, D7 निकल गया। जब D7 निकल गया, उन दोनों इक्वेशंस में से किसी की भी हेल्प लेकर A की वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे फ्रॉम, कोई भी इक्वेशन की हेल्प ले लो, लेट्स से 1, फ्रॉम 1 हम आसानी से कह सकते हैं कि 38 माइनस 10D इज इक्वल टू A, है ना। तो हम बोल सकते हैं आसानी से कि D की वैल्यू अगर प्लेस कर लें, D की वैल्यू कितनी है 7, 10 7 जार कितना होता है 70 इज इक्वल टू A। जब हम इसे माइनस करेंगे तो 10 माइनस 2 हो जाएगा, 6 माइनस 3 3 हो जाएगा, यानी कि अपने पास A इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा नेगेटिव ऑफ 32, यानी कि हमारे पास A की वैल्यू भी आ गई, D की वैल्यू भी आ गई। कहाँ से, जो दो गिवन इक्वेशंस अपने को कंडीशंस गिवन थी उनकी हेल्प से हमने A और D की वैल्यू निकाली, और हमारे लिए जो चीज निकालने वाली थी वो ये थी। पहले ही हमारे पास जो निकालने के लिए था, जिसको हमने फाइंड करना था, वो ये था, A31 की वैल्यू फाइंड करनी थी, यानी कि 31 नंबर का टर्म क्या होता होगा, 31st नंबर का टर्म क्या होता होगा। तो हमने पता कर लिया कि 31st नंबर का टर्म ऐसा होना चाहिए, A की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 30 टाइम्स D की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखो 7, D की वैल्यू कितनी है 7, आराम से ना, हाँ ठीक है, सॉल्व कर लो। -32 प्लस 7 3 जार 21 210, और इसमें से अगर आपने इसे माइनस करना है 32 को, कैसे करोगे 8, और ये हो गया 20 माइनस 3 178 और पॉजिटिव का ही आएगा, यानी कि हमने इसका जो आंसर निकाला, जो 31st नंबर का टर्म है वो कितना है 178 है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब कुछ मैं कहना चाहूंगा, जरा समझते हुए चलना। 11th नंबर का टर्म 38 है, 16 नंबर का टर्म 73 है, 31 नंबर का टर्म 178 है, यानी कि ऑर्डर बढ़ते हुए जा रहा है, ठीक है सब कुछ ठीक है ना। A इसका -32 था और D 7 था। अच्छा, समझ रहे हो बात को, हो क्या रहा है, जरा समझ भी लेना। देखो आंसर आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन एक बात समझते हुए चलना। A इसका -32 है, मुझे बता सकते हो अगर A -32 है, नेक्स्ट टर्म कितना हुआ, नेक्स्ट टर्म होगा -32 प्लस 7, अगला टर्म होगा -32 प्लस 2 टाइम्स 7, ऐसे करते करते आगे बढ़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये A हुआ, ये A प्लस D है, ये A प्लस 2D है, एक ऐसी समझाने के लिए लिखा बस मैंने खाली, ताकि आपकी स्टोरी थोड़ी सी पीछे की लिंक बने रहे। बाकी आंसर सब कुछ निकल गया। जिन स्टूडेंट ने मेरे से शुरू से पढ़ा वो समझे होंगे यहाँ पर कि क्या है जो भी है, ठीक है ना, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने देख लिया इसका कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सा होता है, अपने को बिल्कुल ध्यान रखो कि AP का, जैसे आपको बोला था कि बताओ कि 31st नंबर का टर्म क्या होगा। ध्यान से सुनो, एक बात नोट कर लो इसको, किसी भी AP का अगर हमें A यानी फर्स्ट टर्म और D यानी कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो हम कोई से भी नंबर का टर्म निकाल लेंगे। सोच लो ना, अगर आपको 31st नंबर का टर्म निकालना था तो हमें क्या समझ में आया कि 31st नंबर का टर्म इसके इक्वल होगा। अगर A पता होता और D पता होता, आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता, आ जाता।
तो उन्होंने क्या चाल चली, उन्होंने ऐसा किया कि हमें दो कंडीशंस दे दी जिनकी हेल्प से हम ए और डी को निकाल दें। डायरेक्ट ए और डी हाथ में नहीं दे दिया। अगर आपको पहले से ही पता होता कि ए की वैल्यू 32 है विद नेगेटिव और डी की वैल्यू 7 है, कोई आपसे पूछता ए ऑफ 31 की वैल्यू बताता, तो हम सीधे बता देते ए प्लस 30 इंटू डी, ए की वैल्यू डालते डी की वैल्यू। इन्होंने इन दो चीजों को यहाँ पर इन इक्वेशंस के अंदर फंसा के रखा था और वही हमें सॉल्व करना था, छोटा सा क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ रहे हैं। An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find the 29th term. ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, देखते हैं कैसे इसे करना है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। AP है वो 50 टर्म रखती है, एक AP में 50 टर्म है, पहले नंबर का, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, ऐसे 50 टर्म मौजूद है उसमें। Of which third term is 12. यानी इतना तो तय हो गया कि जो n है वो 50 है और n यहाँ पर स्ट्रिक्टली जो मैं n लिख रहा हूँ वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स को प्रेजेंट कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ प्रेजेंट इन एन AP उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पर दिया हुआ है थर्ड टर्म जो अपना है, थर्ड टर्म को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a ऑफ 3 इज 12, थर्ड टर्म 12 दिया। और आपको समझ में आना चाहिए कि थर्ड टर्म को मुझे तुरंत ऐसे लिख देना चाहिए a प्लस 2d। बोलो किसको समझ में आई ये बात, क्यों? क्योंकि a ऑफ n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जैसे ही कोई कह रहा है कि थर्ड टर्म यानी n के प्लेस पे 3 रखना है, तो n के प्लेस पे 3 का मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान से, a प्लस 3 माइनस 1 2d, यानी a3 को तुरंत a प्लस 2d आपने बोल देना चाहिए। इतना तो मेरी बात समझ लो बिल्कुल। दिया हुआ है थर्ड टर्म इज 12, दिया हुआ था क्वेश्चन ने कि जो थर्ड नंबर का 12 है इट इज व्हाट 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। ध्यान से समझना, लास्ट टर्म इज 106 का मतलब क्या हुआ, क्या मैं यहां पर लिख लूं a ऑफ n इज इक्वल टू 106? यस एब्सोल्युटली। क्यों? क्योंकि ये n जो है मैंने पहले ही n को डिफाइन कर लिया कि n टोटल नंबर ऑफ टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ध्यान रखना, कोई कंफ्यूजिंग बात नहीं है इसमें। जैसे ही कुछ क्वेश्चन ऐसा है कि इसका फर्स्ट टर्म a होगा, सेकंड टर्म a प्लस डी होगा, थर्ड टर्म a प्लस 2d होगा, और थर्ड टर्म इसने हमें बता रखा है कि थर्ड टर्म इज 12। उसके बाद आगे जाकर इन्होंने बता रखा है हमें कि लास्ट टर्म जो इस AP का होगा वो सीधे सीधे कितना है 106, ये लास्ट टर्म, इसके आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे एंड होती है AP, यहाँ से शुरू होती है। इस तरह की सिचुएशन है वो जो दी गई है अपने को, इसे ध्यान से एनालिसिस करें इसका। ये दिया गया हमें, फर्स्ट टर्म आपने कुछ a सपोज कर लिया, दूसरा टर्म a प्लस 2d, a प्लस डी, तीसरा टर्म उन्होंने गिवन दिया है हमें, और फिर लास्ट टर्म हमें दिया है। बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूले पे छोड़ो, अभी थोड़ा सा सिंपल वे में सोचो कि अगर ये a प्लस डी है तो इसको कितना होना चाहिए था, इसको a प्लस 2d ही तो होना चाहिए था, तभी तो मैंने a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 लिखा। आप जिन्होंने पहला लेक्चर मेरा देखा है, जो शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, वो सब जानते हैं इस बात को कि अगर ये nth नंबर का टर्म है, यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि इस AP में जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है जो कि इसने दिया है कि 50 है, ध्यान से इन्होंने बताया कि इस AP में टोटल 50 टर्म है, यानी जैसे ये पहले नंबर का टर्म है, ये सेकंड नंबर का टर्म है, ये थर्ड नंबर का टर्म है, डेफिनेटली 50th नंबर का टर्म होना चाहिए, यानी कि ये 50th नंबर का टर्म होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50th नंबर का टर्म होना चाहिए, यानी मैं कह सकता हूं कि a ऑफ 50 इज इक्वल टू 106 है, यानी 50वें नंबर का टर्म 106 है। जैसे कि मैं कह रहा था कि तीसरे नंबर का टर्म 12 है, जैसे मैं कह रहा था कि थर्ड नंबर का टर्म 12 है, वैसे मैं कह सकता हूँ 50th नंबर का टर्म 106 है। क्लैरिटी लाओ यहाँ से, सिर्फ ये नहीं कि लास्ट टर्म an होता है और हम चल दे रहे हैं, बस समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि आगे काम आएंगी चीजें। ठीक है, बस समझाने के लिए थी बातें, बस समझ गए होंगे आप। ठीक है, अभी स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि अच्छा हमें यहाँ से ये जो एक इक्वेशन हमें मिली हुई है a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, और दूसरी इक्वेशन है a प्लस n इज इक्वल टू 106, और हम जानते हैं कि जो an है वो कुछ और नहीं a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 106 है। दूसरे शब्दों में मुझे कह देना चाहिए कि n जो है इसके प्लेस पर मुझे यहाँ पे 50 लिख देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने खुद बोला कि लास्ट नंबर का जो टर्म है वो लास्ट टर्म 106 है। लास्ट टर्म या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं 50वें नंबर का टर्म 106 है। क्यों 50वें नंबर का? क्योंकि AP में 50 टर्म है मौजूद। AP में अगर 50 टर्म मौजूद है तो लास्ट वाला टर्म कौन से नंबर का होगा? 50वें नंबर का ही तो होगा।
अगर मेरी ये कि AP है जिसमें कि 4 टर्म अवेलेबल हैं, तो इसके चौथे नंबर का टर्म क्या होगा? 8 ही तो होगा, या दूसरे शब्दों में इसका लास्ट टर्म क्या होगा? 8 ही तो होगा। ये बात है छोटी सी, अभी मैंने डिस्कस की भी थी। तो ये सिंपल सी बात है। तो कहने का मतलब है कि एक इक्वेशन बनाने में इसने हेल्प करी इस डेटा ने, और दूसरी इक्वेशन बनाने में ये डेटा हमारी हेल्प कर रहा है। इसने क्या कन्वर्जन दे दिया? a + 49d = 106, यानी यहां से अपनी दूसरी इक्वेशन निकल गई a और d पर, और ये थी पहली इक्वेशन a और d पर। हमें बताना था 29th टर्म, यानी a of 29 हमें बताना है। और आप जानते हैं a of 29 हर कोई बता सकता है, अगर वो ये ध्यान रखे a + 29 - 1 × d, यानी an = a + n - 1 × d के फॉर्मूले से a + 28 × d, यानी कि अगर मुझे d मालूम हो और a मालूम हो तो मैं 29 नंबर का टर्म निकाल दूंगा। अब d और a मालूम कैसे होंगे? वो जो दी गई दो कंडीशंस है उनकी हेल्प से, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल a और d, दो वेरिएबल, दो इक्वेशंस बनी हुई हैं, इनको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय एलिमिनेशन, व्हाटएवर यू वांट। चलिए देखिए जरा, अब ये स्टूडेंट इन दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ भी कर सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, सेकंड में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ। आप फर्स्ट में से सेकंड को भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो a में से a जाएगा 0, 49d में से 2d जाएगा, तो 47d बचेगा। 106 में से 12 को माइनस कर दो, 106 - 12, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, 94। आप d = निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि 94 / 47 = 2। d की वैल्यू 2 निकल गई, यानी कि 2 7 = 14, 2, ठीक है। तो d की वैल्यू स्टूडेंट्स अगर 2 निकली है तो इसका मतलब ये हो गया कि इस AP का कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया। और अगर कॉमन डिफरेंस पता चल गया तो उन्हीं किसी भी दोनों इक्वेशंस की हेल्प में से, लेट्स से मैं फ्रॉम 1 ही कहता हूँ, किसी भी इक्वेशन की हेल्प लेकर आप देख सकते हो कि a इज नथिंग बट 12 - 2d, 12 - 2d है a, और 12 की वैल्यू 12 रहने दो, 2d, d की वैल्यू 2 रख दो, 2 × 2, समझ रहे हो? d की वैल्यू 2 डाल दी, 12 - 4 = 8, यानी a की वैल्यू भी निकल गई कितनी? 8, और d की वैल्यू तो आपकी निकली ही है ऑलरेडी 2। अब आप बताओ, अगर किसी AP का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता चल गया, हम कोई सा भी नंबर का टर्म बता देंगे, हमसे पूछा कौन से नंबर का टर्म है? ये वाला 29 नंबर का टर्म। इसमें a की वैल्यू प्लेस करो, विच इज व्हाट? 8 + 28 × d इज व्हाट? 2। 8 + 56, ठीक है ना? ऐड कर लो दोनों को, 64 रिजल्ट आ गया। यानी कि हमने देख लिया कि जो 29th नंबर का टर्म है वो 64 निकल कर आया। यानी इस AP का जो 29th नंबर का टर्म है वो कितना निकला? 64 निकला। बहुत सिंपल सी बात है। और एक जनरल ऐसी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन देने के लिए कि सही बैठ रहा नहीं बैठ रहा, हल्का सा एक देख लिया करो कि अगर थर्ड नंबर का 12 ना, थर्ड नंबर का 12 टर्म अगर 12 है और लास्ट जो 50th नंबर का टर्म है वो 106 है, तो यहाँ ही कहीं पे बीच में जो 29वें नंबर का टर्म आ रहा है आपका 29th नंबर का, वो 64 आ रहा है। हाँ, लॉजिकल है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हाँ सही बैठ रहा है, क्योंकि D अपना पॉजिटिव है तो इसीलिए टर्म्स बढ़ते हुए जाएंगे आगे को। क्योंकि आप देख रहे हो ना, फर्स्ट टर्म 8 निकला था, अगर फर्स्ट टर्म 8 निकला है तो सेकंड टर्म क्या होगा? 8 + D। थर्ड टर्म क्या होगा? 8 + 2D। और आप D की वैल्यू एक बार प्लेस करके देखना जरा, यहाँ पर 2 × 2 = 4 + 8 कितना है? 12। मैच कर रही है थर्ड नंबर से। तो आप औरों में भी देख सकते हो। मैं सिर्फ एनालिसिस कराते हुए चल रहा हूँ, कुछ कुछ बातों का बीच बीच में, जरूरी नहीं है वो बातें सब लिखनी होती है, अपने को समझनी जरूरी होती है। चलो ठीक है, समझ में आ गया? चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, अभी देखते हैं 9th क्वेश्चन। इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 रिस्पेक्टिवली, व्हिच टर्म ऑफ दिस AP इज 0? कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें इतना समझ में आ जाना चाहिए कि ये बोल रहे हैं कि थर्ड नंबर का टर्म हमें पता है, 9th नंबर का टर्म हमें पता है, और वो कितना है वो ठीक है। तो पहले हम इसे थोड़ा सा एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, जो चीज हमें पता है हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि जो थर्ड नंबर का टर्म है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज वर्ड 4। ये तो समझ रहे हैं ना, थर्ड नंबर का टर्म 4 है, रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज हुआ है। 9th नंबर का जो टर्म है वो -8 है, यानी कि 9th नंबर का टर्म -8 है। लेकिन हम एक बात बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि थर्ड नंबर के टर्म को, ये फॉर्मूला हमारी हमेशा हेल्प करता है कि a of n = a + n - 1 × d,
यानी कि ये फॉर्मूला बोलता है कि थर्ड नंबर का टर्म अगर चाहिए तो n के प्लेस पे 3 रखो और 3 - 1 2 हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है कि थर्ड नंबर का जो टर्म आएगा वो a + 2d आएगा। n3 रख के देख लो। ऐसे ही आप मुझे खुद बताओ बिना देखे 9th नंबर का टर्म कितना होगा, a + 8d, जहां पर हम ये मान के चल रहे हैं कि a फर्स्ट टर्म है और d कॉमन डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये बन गई और दूसरी इक्वेशन हमारे पास, ओहो ये कैसा था, -8 है क्या, हाँ -8 ही है। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन गई, नंबर 1 नंबर 2। अब हम जानते हैं वैसे हमें बिना कुछ करे हुए, बिना मतलब आगे पढ़े बिना भी हमें इन दोनों को पहले सॉल्व कर देना चाहिए, क्योंकि अगर AP की बात हो रही है तो उसके लिए A और D का पता होना जरूरी है, जो इस इक्वेशन से पता हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं पहले पूरी बात पढ़ लेते हैं क्या, तो फिर पढ़ लीजिए। पूरी बात बोली थी, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, यानी कि ये AP ऐसे चल रही होगी, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, ऐसे करते करते ये कह रहे कि कौन से नंबर का टर्म 0 है। हो सकता है इसके बाद भी कोई टर्म, ठीक है ना, हाँ इसके बाद भी कुछ हो सकते हैं टर्म, जरूरी नहीं है कि लास्ट टर्म ही 0 होगा, कुछ भी है। यानी कि अगर यहाँ कहीं पे 0 आता है, यहीं कहीं पर AP के बीच में, तो वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, यानी कि उसका जो करस्पॉन्डिंग n है वो कितना है, ये पूछा गया। विच नंबर ऑफ टर्म इज 0, ठीक है ना, ऐसा बोला गया। ठीक है, तो हमें अब समझ में आ रहा है कि लेट से nth नंबर का जो टर्म है वो 0 हो गया। लेट से nth नंबर का टर्म जो है वो 0 हो गया। अब एक बात ध्यान रखना है यहाँ पर, कहीं आप ऐसा मत सोचने लग जाना कि an मतलब लास्ट टर्म होता है। मैं पहले से कहता आ रहा हूँ इस बात को, आप समझना। जब मैं an को लास्ट टर्म कह रहा हूं तो फिर मैं लिख रहा हूं कि n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ एन AP, है ना। हाँ समझना जरा, इस बात में फर्क करना जरा। मैं कह रहा हूं कि अगर वो nth नंबर का टर्म है जो 0 हो गया, तो मुझे इस n की वैल्यू निकालनी है, और मैं समझ गया कि इसको निकालने के लिए a + n - 1 × d = 0 होगा। अब मैं तभी निकाल पाऊंगा कि वो कौन से नंबर का n होगा, क्योंकि n तो वेरिएबल हो गया है, तो मुझे निकालना है कि कौन से नंबर का टर्म। अगर मुझे a और d पता होते तो n एक वेरिएबल निकल जाता। a और d कहां से पता होंगे, इन दो इक्वेशन से, तभी तो दी थी हमें। इसीलिए अपने को a d तो सबसे पहली ड्यूटी होनी चाहिए कि a d तो कम से कम निकाल के रख दो, जो भी पूछो देख लेंगे बाद में। a और d जैसे ही मिल रहा फटाफट निकाल दो उसे AP का, ठीक है। अब तो स्टोरी क्लियर है ना, ठीक है। देखना जरा, मैं ये कह रहा हूं कि स्टूडेंट्स अपने को इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करना चाहिए ताकि a और d निकले, और a और d जैसे ही यहाँ डालेंगे हम तो n एक वेरिएबल है, निकल के आ जाएगा। कैसे देखते हैं, इन दो इक्वेशंस में आप कुछ भी कर दो, ऐड सब्ट्रैक्ट करना सही रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ 1 - 2 कर लेता हूँ, इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दिया ताकि a गायब हो जाए। तो जब मैं 1 में से 2 को माइनस करूंगा, यानी मैं 4 में से माइनस करूंगा -8 को इस तरफ, तो ये 4 + 8 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। समझते हैं आप इस बात को आसानी से। सिमिलरली a में से a जाएगा 0 हो जाएगा, लिखना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं। 2d में से 8d जाएगा तो ध्यान से माइनस का 6d होगा। देखो ना, 2d में से अगर 8d जाएगा तो कितना होगा, माइनस का 6d। वही किया मैंने, ठीक है ना। अब आप आसानी से कह सकते हो कि यहाँ पर जो d निकल गया वो 12 डिवाइडेड बाई -6 इज व्हाट, -2, यानी d = -2 आ गया। अगर d एक बार निकल गया तो किसी भी एक इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। मैं मान लिया a निकाल सकते हैं डाल के, लेट से मैं फर्स्ट की हेल्प ले रहा हूँ, फ्रॉम 1 मैं कह रहा हूँ कि a = यहाँ से कितना हो गया, 4 - 2d। देख लो, तो a = कितना निकल रहा है, 4 - 2 × d इज व्हाट, -2, d भी -2 है। मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा तो 4 - प्लस, यानी कि प्लस का 8 हो गया। यानी कि अपने पास जो फर्स्ट टर्म आ गया वो 8 निकला और कॉमन डिफरेंस -2 निकला। यानी कि एक ऐसी AP है जिसका फर्स्ट टर्म 8 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, यानी ये ऐसे होना चाहिए, इस तरह की AP है। क्यों इस तरह की, क्योंकि ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a + d को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये a + 2d को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली सो ऑन, है ना। तो हम सोच सकते हैं कि पहला टर्म 8 आया, दूसरा टर्म 6 आ रहा है, तीसरा टर्म कितना आ रहा है मुझे बताओ, 2 × 2 = 4 आ रहा है। आप खुद ही बता सकते हो, नेक्स्ट टर्म 2 होगा, नेक्स्ट टर्म 0 होगा, नेक्स्ट टर्म -2 होगा, आप समझ रहे होंगे, क्योंकि d -2 है, यानी डिफरेंस तो 2 का रखना है लेकिन वो घटते हुए उस ऑर्डर में।
इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि आप तो देखकर ही पता लगा दिया कि पहले नंबर का टर्म, सेकंड नंबर का टर्म, थर्ड नंबर का टर्म, फोर्थ नंबर का टर्म, फिफ्थ नंबर का टर्म 0 है, फिफ्थ नंबर का टर्म 0 है। आपने अभी कुछ करा भी नहीं, आपने जस्ट ए और डी की वैल्यू निकाली, इतने में ही पता चलेगा कि पांचवें नंबर का टर्म 0 है। लेकिन ये फिर अच्छा नहीं है, मतलब अच्छी बात है, समझ में आ गया, लेकिन इसको थोड़ा कर दिखाते हैं। ध्यान रखो, हमने आंसर निकाल दिया, पांचवें नंबर का टर्म 0 है। अब देखना आप कि मैथ्स क्या करेगा, ये भी मैथ्स ही था। डी निकल गया अपने पास, ए निकल गया अपने पास, ये है, यहां पर रख दो, ए की वैल्यू रख दो 8, एन हमें नहीं पता, हमें पता करना है कि वो कौन से नंबर का टर्म है जहां पर करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 आती है। डी डाल दो, डी कितना -2, और वो 5 निकलेगा पक्का एन, ठीक है ना, आप जानते हैं। 8 प्लस चलो ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं, -2n, बहुत तरीके हैं करने के, ठीक है ना, +2 = 0। ये प्लस का 2, ये प्लस का 8 ऐड हो जाएंगे, +10, +10 उधर जाएगा तो यहाँ तो -2n बचा हुआ है, 8 और 2 10 होके उधर जाएगा, -10 हो जाएगा। आपने कट करो जरा, n कितना निकला 5, हमने पहले ही प्रेडिक्शन दिया था कि n 5 निकलेगा, हम पहले ही समझ गए थे कि जिसका पहला टर्म अगर 8 है और कॉमन डिफरेंस अगर -2 का है तो नेक्स्ट टर्म 6 होगा, फिर नेक्स्ट टर्म 4 होगा, नेक्स्ट टर्म 2 होगा, देन 0 होगा, -2 होगा, घटते हुए ऑर्डर में 2 का डिफरेंस आता रहेगा। पांचवें नंबर का टर्म 0 है, हमने पहले ही समझ लिया था। ये मैथ्स भी बोल रहा है, ये जरूरी है, ये सिर्फ आंसर n = 5 आ गया इतने में अगर चल दे रहे हो और ये बात नहीं देख रहे कि ऐसे में आ रहा है तो मजा नहीं है, फिर आप खाली क्वेश्चन कर रहे हो। चलिए, तो एक बात आपको अपने आप को समझ में आ रही होगी कि एपी में कुल मिलाकर हमें अगर ए और डी पता चल जाए तो पूरा सॉल्यूशन हो जाता है फिर, ठीक है, इसलिए पूरा फोकस रखना। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. ऐसा पूछा गया कि जो 17th नंबर का टर्म है किसी AP का, वो इट्स 10 टर्म बाई 7, वो अपने एपी के 10वें नंबर का जो टर्म है उससे 7 ज्यादा है, एक्सीड कर रहा है उसे। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं, इसको लैंग्वेज को इस तरह से कहना चाह रहे हैं कि जो 17th नंबर का टर्म है वो 10th नंबर का जो टर्म है उसके इक्वल नहीं है, 10th नंबर के टर्म में 7 और जोड़ दो तो उसके बराबर है। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि 17th नंबर का जो टर्म है वो 10th नंबर के टर्म से जो डिफरेंस रखता है वो 7 रखता है, यानी 7 ज्यादा है उससे। समझो, समझ गए बात को, एक ही बात है ये और वो एक ही बात है, माइनस उधर चले गया। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, पूछ रहे हैं कि बताओ कॉमन डिफरेंस क्या होगा, है ना। एक ही एपी का ये 17वां टर्म है और उसी एपी का ये 10वें नंबर का टर्म है। हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस क्या होगा, एक ही क्वेश्चन दे दिया, हमें सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है। हमें पता है बहुत सिंपली कि a of n = a + n - 1 × d होता है। यानी कि स्टूडेंट्स a of 17 कितना होगा, a + 17 - 1 is what, 16 × d। सिमिलरली a of 10 कितना होगा, a + 10 - 1 × d is what, 9। यानी कि 17th नंबर का टर्म कैन बी रिटन एज a + 16d, और ये हमें सीधे आना चाहिए, वहां देखने की जरूरत नहीं है। a of 10 सीधे बोलो कितना हुआ, a + 9d प्लस कितना बचा, 7। मुझे बताओ a और a कैंसिल हो गए कि नहीं हो गए, आप चाहो तो उधर ले आओ, प्लस माइनस कुछ भी कर लो। 16d इधर है, 9d इधर है, 16 में से 9d को माइनस करो, 16d में से 9d को माइनस करो, 7d बचेगा, = 7 होगा। दिस इम्प्लाइज d = what, 1। कॉमन डिफरेंस 1 आ गया। कॉमन डिफरेंस ही पूछा था, पूछा भी इन्होंने कॉमन डिफरेंस ही था, अरे कुछ पूछ भी नहीं सकते थे इसके अलावा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट टर्म बता दोगे आप इस टर्म का, ट्राई करना जरा, फर्स्ट टर्म अगर पता चल जाए तो मुझे बता देना, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, अभी अपने पास 11th क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 13 एंड अप टू सो ऑन विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। सिर्फ लैंग्वेज को समझो, एपी का कुछ कोई खास रोल नहीं है, लैंग्वेज पढ़नी आनी चाहिए बस, ठीक है ना, लैंग्वेज सीख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया कि कौन से नंबर का टर्म है जो कि 54th नंबर के टर्म से 132 ज्यादा है, यानी कि अगर मैं उसे कह लेता हूं it is an, यानी nth term of an AP which is 132 more than its 54th term, its मतलब AP का 54th term, ठीक है ना। a of n =
132 मोर देन द 54th टर्म ऑफ एन एपी। ये मुझे बताओ, ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा, क्या बोलना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स? एग्जांपल दे रहा हूं, 2 4 6 8 10 12 ऐसे कर कर हम अप टू सो ऑन हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस एपी के सेकंड नंबर का जो टर्म है, यानी वो कौन है? वो 4 है। मैं बोल रहा हूं वो नंबर ऑफ टर्म बताओ जो कि सेकंड नंबर के टर्म से 6 ज्यादा है, ठीक है ना? यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा था, अब लेट से मैं ऐसे कहूंगा कि अगर वो टर्म n है विच इज 6 मोर देन द सेकंड टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि a2 + 6। मुझे बताओ, यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, समझना इसको। एक ही बात है, यहां बाद में आओ, पहले यहां समझ लो क्योंकि सब कुछ दिखेगा। मैं पूछता हूं अगर आपसे जनरल नॉलेज से आंसर बताओ मुझे, चलो मैथ्स मुझ कुछ नहीं लगानी। जो इसका सेकंड नंबर का टर्म है ना, उससे 6 ज्यादा कौन से नंबर का टर्म है? पजल, सिंपल पजल। आप बोलोगे भाई सेकंड नंबर का टर्म है क्या? 4। सेकंड नंबर का टर्म है कौन? 4 है सेकंड नंबर का टर्म। इससे 6 ज्यादा यानी कि क्या? 10। 4 में 6 ज्यादा और क्या? 4 + 6 10। वो कौन से नंबर का टर्म बैठ रहा है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th नंबर का टर्म है वो। 5th नंबर का टर्म है। अगर मान लिया हम नहीं कर पा रहे ऐसे, हम मैथ से कर रहे, अगर हम बोल रहे हमें नहीं पढ़ना ऐसे चक्कर में, तो इक्वेशन ऐसी तो बनेगी कि which term of an AP, let's say it is the nth term of this AP। मैंने इसे nth माना, मैंने माना कि कोई nth नंबर का टर्म है which is 6 more than the second term of this given AP। यानी कि अब मैं इसे अगर सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन, मैं कहना चाह रहा हूं कि कोई nth नंबर का टर्म है, मुझे नहीं पता वो 10 ही है, मुझे नहीं पता कि वो 10 ही है जो रिजल्ट आया उसका। मैंने कहा मान लिया कोई nth नंबर का कोई टर्म है जो कि सेकंड नंबर के टर्म से 6 ज्यादा है। सेकंड नंबर का टर्म है क्या? 4 + 6। तो nth नंबर का टर्म जो निकल रहा है वो निकला 10। ये बोल रहा है कि वो जो निकला a ऑफ n वो कोई और नहीं, वो 10 है। और अगर आप पता करना चाह रहे थे उसका पोजीशन बताओ मुझे, पोजीशन, तो पोजीशन के लिए क्या करना पड़ेगा? पोजीशन के लिए आपको a ऑफ n पर फॉर्मूला a + n - 1 × d = 10 रखना होगा। a कितना है? 2, n को n रहने दो, d कितना निकल रहा सबका कॉमन डिफरेंस 2, इन दोनों को सॉल्व कर लो, 8 हो जाएगा। n - 1 × 2 = 8, n = 8/2 4 और वो -1 उधर रखे 5, n = 5। 5th नंबर का टर्म एग्जैक्ट क्वेश्चन है। समझे नहीं समझे? इसे समझो, उसे मत समझना, पहले इसको समझो। दोबारा रिपीट करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। एक एपी दी गई है, उसको रहने दो भाई। एक एपी दी गई है, इसके सेकंड नंबर के टर्म से 6 ज्यादा हो, वो कौन से नंबर का टर्म है? अब एकदम दिखने से दिख रहा है कि भाई वो 6 ज्यादा यानी कि वो ये है और ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें नंबर का टर्म है। एकदम बता दिया। उसको ऐसे करके हमने मैथ्स की फॉर्म में ऐसे करके शो किया। जो बात बोली थी कि हमने सपोज कर लिया लेट से वो nth नंबर का टर्म है जो सेकंड नंबर के टर्म से 6 ज्यादा है, तो उसको हमने जब सॉल्व किया हमें पता चला कि वो 5वां नंबर का टर्म है जो कि 10 है। समझ में आई बात? ये अगर समझ गए तो मतलब ही नहीं होता कि इसमें कुछ प्रॉब्लम होगी। अब देखो इसमें कुछ अलग है क्या? विच टर्म ऑफ द एपी ये दी गई है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। बस यहाँ पर इतना है कि आप आंखों से नहीं देख पाओगे, आपको मैथ से काम करना पड़ेगा। इससे पहले आंखों से दिख जाता था। आपने बोला लेट्स से दैट टर्म इज that is an यानी nth number of an AP which is 132 more than its 54th term। उसको ऐसे तो रिप्रेजेंट करोगे। अब क्या करोगे? आप बोलोगे a + n - 1 × d, ऐसे तो सॉल्व करोगे इस an को। a54 को कैसे सॉल्व करोगे? a54 को तो ऐसे ही तो बोलोगे a + 54 - 1 × d। क्यों बोल रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि मैं जानता हूं a of n = a + n - 1 × d होता है, यानी कि और प्लस 132। ये सॉल्व करूंगा, a ने a को कैंसिल कर दिया, n - 1 × d और 54 - 1 × d, यानी कि n - 1 × d ये बचा हुआ है और यहाँ पर 54 में से बन गया 53d। अपना अपना कैलकुलेशन, अपना अपना स्टाइल होता है करने का, आप देख लेना आपका जैसा वाला हो, ठीक है ना? चलो देखो इधर, अभी d यहाँ भी है, d यहाँ भी है, चाहो तो d कॉमन ले लो, यानी कि यहाँ पर n - 1 बचा हुआ, ठीक है। 53 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा तो माइनस का 53, d कॉमन आ गया था, = 132। सॉल्व कर लो, -1 - 53 कितना हो जाता होगा? -54 = कितना? 132। बोलो प्रॉब्लम है क्या?
अभी हमें समझ में आ रहा है कि अगर हमें कॉमन डिफरेंस पता हो तो हम n निकाल देंगे, और कॉमन डिफरेंस में बहुत पहले से पता था। यानी आप देख लो इसे AP का कॉमन डिफरेंस 15 और 3 का डिफरेंस देख लो कितना है 12। आप पहले ही पुट कर सकते थे इसे, D12 पुट कर दो, n माइनस 54 इज इक्वल टू 132। दिस इम्प्लाइज n माइनस 54 इज इक्वल टू 132 डिवाइडेड बाई 12, और 12 से डिवाइड होता है क्या? हाँ 11 टाइम्स, 12 1 जार 12, ठीक। यानी n माइनस 54 इज इक्वल टू 11 आ गया, तो n इज इक्वल टू 11 प्लस 54, 11 प्लस 54 यानी कि कितना हो गया? n इज इक्वल टू 65। ये हमने पता कर दिया। हम अब बताओ इसका मतलब क्या हुआ, मतलब बताओ मुझे, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि पता कर दिया। क्या हुआ है, क्या बोलना चाह रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि ये जो AP है 3, 15, 27, 39, इस यानी कि जो ये AP है 3, 15, 27, 69, 39 ऐसे कर कर जो बढ़ रही है, इसका जो 65वें नंबर का टर्म है, 65वें नंबर का टर्म कैसे कहने का मतलब है मेरा, ऐसे जैसे ये पहले नंबर का टर्म है, ये दूसरे नंबर का टर्म है, ये तीसरे नंबर का टर्म है, ये चौथे नंबर का टर्म है, ऐसे ही 65वें नंबर का 65th नंबर का जो भी टर्म होगा यहाँ पर, उसकी बात कर रहा है। उसकी क्या बात कर रहा है? उसकी ये बात कर रहा है कि वो अपने 54वें नंबर के टर्म से 132 ज्यादा है। समझ रहे हो? चलो मैं इसे पूरा अभी क्रॉस पूरा वेरीफाई करवाता हूँ ढंग से, रुक जाओ। देखो चलो, मुझे बताओ, आप क्या मुझे बता सकते हो कि जैसे चौथे नंबर का टर्म है, आप मुझे बता सकते हो इसके 54th नंबर का टर्म क्या होगा? हम बोल सकते हैं इसका 54th नंबर का जो टर्म होगा वो होगा a प्लस 53 इंटू डी, है ना? a और d की वैल्यू डालने से वो मिल जाएगा। a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू कितनी है? 12। हाँ, इसे सॉल्व करो। 3 प्लस 36 60, 60 प्लस 63 639, यानी कि जो इसको आगे जाते जाते जो 54th नंबर का टर्म आएगा इट इज व्हाट 639 है। एक बात ऐसे ही, क्योंकि हमारा रिजल्ट निकला है कि वो 65वें नंबर का टर्म है जो 132 ज्यादा है इससे, तो आप देखो 65वें नंबर का टर्म क्या होगा, कैसे निकालोगे 65वें नंबर का टर्म? a ऑफ 65 इज इक्वल टू a प्लस 65 माइनस 1 इंटू डी, यानी a कितना है 3 प्लस 64 इंटू 12। मेरी बात समझना, कुछ एडिशनल कर रहा हूं, इससे जल्दी भी कर रहा हूं। ये कितना हो गया? 76 हो गया। 771, यानी कि ये 771 हो गया। आपको एक मैजिकल बात बोलूं मैं, अब समझो बात को क्या है। सिंपल सी बात क्या, आपने एक छोटा सा काम करो कि इस चीज का और इस चीज का डिफरेंस निकाल के देखो कितना आ रहा है। डिफरेंस देखो, क्या 132 आ रहा है क्या? देखो 639 में अगर मैं 132 को ऐड करता हूँ, 9 2 11, 3 3 6 1 7, 6 1 7, आ रहा नहीं आ रहा? 771। अब समझ लेना बात हुई क्या थी। ये था ना क्वेश्चन, मैंने आपको वैसे पहले ही समझा दिया था वो छोटे से एग्जाम्पल में, लेकिन अभी की प्रेजेंट सिनेरियो में क्या हो रहा है वो बताता हूँ। 54th नंबर का जो टर्म है, जरूरत नहीं थी निकालने की 639, जरूरत नहीं थी, आंसर तो वहीं पे आ गया, खत्म हो चुका है आंसर पहले ही यहाँ पर। वो तो एडिशनल मैं बिहाइंड द सीन बता रहा हूँ। जो 54th नंबर का टर्म है उससे 132 ज्यादा होना चाहिए, वो टर्म का नंबर क्या होगा? अब 54 नंबर का टर्म ये है, ये वाला 54th नंबर का टर्म ये वाला है, ये वाला, और इससे आपको पता है 132 ज्यादा है। ये 54th नंबर के टर्म से 132 ज्यादा होना चाहिए, वो आपको पता है 65वें नंबर का टर्म है। वो हमने कैलकुलेट किया, देख लो इसे ध्यान से, क्योंकि ना डाइसेक्शन करना है इस चैप्टर का, तभी हो पाएगा। इस चैप्टर का नहीं, वन सभी चीज का मैं इसलिए बता रहा हूँ आगे प्रॉब्लम ना आपको, क्योंकि आपको पता है आप 10th क्लास में पढ़ते, 11th में भी ये चैप्टर आता है। क्यों आता है? इसीलिए आता है कि स्टूडेंट एक नए नजरिए से देखें, वो नजरिया अभी से दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है? ये बात है, तो देख लिया आपने, ठीक है ना? तो
समझना क्वेश्चन क्या है। फिलहाल स्टूडेंट 11th क्वेश्चन तक ही करते हैं। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो जरूर इस वीडियो लेक्चर को लाइक करें, अदर नीडी स्टूडेंट के साथ जरूर से स्टूडेंट शेयर करें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, आपको अभी तक जो मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स हैं उनके लिंक दिखाई देंगे, जो इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। आपके जो सीनियर्स हैं 11th 12th में, जो आपके सीनियर्स पढ़ते हैं, भाई बहन हो सकते हैं आपके, उनको भी वीडियो लेक्चर्स को शेयर करें, क्योंकि उनके लिए भी उसमें मटेरियल बनाया हुआ है। प्रणव पांडे यूट्यूब चैनल जो है अभी तक मोर देन 800 वीडियो लेक्चर्स में बने हुए हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हो कमेंट बॉक्स में आप उसे लिखें, मैं उसे देखूंगा, उसका रिप्लाई आपको करूंगा। और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर।